है क्या कल के टॉपिक्स पे, या फिर इन जनरल कोई क्वेरी पूछना है क्या आप पहले के टॉपिक्स पे, बिफोर वी नो मूव सर। हेड? किसी को कुछ पूछना है, या फिर जैसे कृष्णा ही नहीं, कृष्णा हॉस्पिटल, सवास हॉस्पिटल, एक दो सेशन आपने मिस किए. अश्विनी मुकणे तुम्ही कोणत्या हॉस्पिटल मधून आहात? कृष्णा हॉस्पिटल. कृष्णा हॉस्पिटल. तुम्ही एक दोन सेशन मिस केले, सो तुम्ही कसं कव्हर अप करणार आहे? तुमचा प्लॅन काय आहे सांगा मला. रेकॉर्डिंग बघून समजेल तुम्हाला. हो सर. रेकॉर्डिंगच्या लिंक पाठवलेल्या आहेत ग्रुपवर. तुम्ही जर ग्रुपवर असाल तर तुम्हाला दिसेल ते. हो 2 सर. तासाची रेकॉर्डिंग असेल तरी तुम्हाला ती बघावी लागेल, कारण की ऑब्विसली लेक्चर आपला 2 तासाचाच आहे. ठीक आहे. हो. बाकी अजून एक हॉस्पिटल, सहवास हॉस्पिटल आहे का आज? अं, आता कोणाशी बोललो मी? अश्विनी मुकणे. तुम्ही स्वतःला रिनेम करा ऍज अ कृष्णा हॉस्पिटल. मतलब जैसे आपको क्या करना है, अश्विनी मुकने रहने दो, वहां पे तीन डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है. ठीक है, आप पार्टिसिपेंट पे जाओ, आप अपने नाम के आगे क्लिक करो, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा. वहां पे रीनेम में जाओ, अश्विनी मुकने के सामने कृष्णा हॉस्पिटल डाल दो. ठीक है, हो. क्योंकि आप पहले सेशन में भी नहीं थे इसलिए आपको पता नहीं रीनेम कैसे करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. सवास हॉस्पिटल से एक सिस्टर मुझे दिख रही है, वनीता वल्लवी, और यस सर. उज्ज्वला सोनावने. ओके, कल भी थे यस सर. ये लोग, कल भी थे. ठीक है, यस सर. नो इश्यू. ठीक है. अभी हम है ना आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं. मैं जिसका भी मिस हुआ है जो भी सेशन, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो एंड कवर अप द थिंग्स. ठीक है, बिकॉज आपको मतलब ये पीछे छूट जाओगे आप वैसे. ठीक है. सो आज का है अपना क्लिनिकल सेशन 4, और इसमें हम 2 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे. ठीक है. लास्ट सेशन में अपन ने नॉर्मल डिलीवरी पढ़ा, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर MTSL, एंड देन केयर ऑफ स्मॉल साइज बेबी पढ़ा. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज एंड पोस्ट पार्टम केयर एंड फैमिली प्लान. ठीक है. तो कोई मुझे बता सकता है हेमरेज का मीनिंग क्या है? हेमरेज, हेमरेज मतलब किसको बोलते हैं? किसी किसी ने बोला 8352 कौन है? वनिता तुम्ही बोलताय का? हेमरेज म्हणजे काय? नाही. हेमरेज म्हणजे काय सांगा मला, मी तुम्हाला विचारतोय आता. ब्लिडिंग होणं. करेक्ट, ब्लिडिंग होणं. कोण? पुष्पा कोणत्या हॉस्पिटलमधून आहात? पुष्पाने फ्रॉम फडके हॉस्पिटल. ओके, फडके हॉस्पिटल, व्हेरी गुड. हॉस्पिटल. ब्लिडिंग होणं म्हणजे हेमरेज, राईट? तो पोस्टपार्टम हेमरेज कशाला म्हणू आपण? पोस्टपार्टम हेमरेज. अँटीपार्टम काय असतं आणि पोस्टपार्टम काय असतं? पोस्ट. पोस्टपार्टम हेमरेज कशाला म्हणू आपण? पीपीएच पोस्टपार्टम. पोस्टपार्टम हेमरेज कशाला म्हणू आपण? ब्लिडिंग बरोबर बोललात तुम्ही. पोस्टपार्टम डिलिव्हरी नंतर होतं ते. करेक्ट. डिलिव्हरी नंतर जे होतं त्याला पोस्टपार्टम बोलतो आपण, आणि डिलिव्हरीच्या आधी जे असतं ते अँटीपार्टम असतं, येस. आणि डिलिव्हरीच्या वेळेस जे असतं ते इंट्रापार्टम असतं. ठीक आहे. तो पोस्टपार्टम हेमरेज म्हणजे बच्च्याची डिलिव्हरी झाल्यानंतर जी पण ब्लिडिंग होते त्याला अपन पोस्टपार्टम हेमरेज म्हणतो. ठीक है. आता इस सेशन के एंड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस सेशन के एंड में हम लोग पढ़ेंगे कि पीपीएच क्या है और इसके कॉजेस क्या है, इसके कारण क्या है. ठीक है. उसके बाद आपको मतलब ये समझ में आएंगी चीजें. फिर आइडेंटिफाई कैसे करना है पीपीएच, पीपीएच का आइडेंटिफिकेशन है. उसके बाद शॉक क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं शॉक, और देन उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. उसके बाद पीपीएच, कॉज स्पेसिफिक पीपीएच कैसे मैनेज करते हैं. पीपीएच के बहुत सारे कारण रहते हैं, तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं. उसके बाद ये हो गया पीपीएच के बारे में. बाकी की नीचे के जो तीन पॉइंट है, दैट इज ऑफ पोस्टपार्टम केयर एंड फैमिली प्लान. ठीक है. पोस्टपार्टम केयर में आप लोग
डिस्चार्ज के वक्त काउंसलिंग क्या क्या करोगे लेडी का। उसके बाद आप रूटीन एग्जामिनेशन कैसे करोगे उसका, और उसके बाद उसका काउंसलिंग एंड काउंसलिंग अप्रोच क्या रहेगा आपका। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे काउंसलिंग कैसे करोगे और आपका काउंसलिंग का अप्रोच क्या रहेगा। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉक्सी का क्वेश्चन पेपर है वो क्या कहता है पीपीएच के बारे में। पीपीएच पढ़ने के बाद हम लोग पोस्टमार्टम केयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉक्सी का क्वेश्चन पेपर जो है पीपीएच, वो कहता है सबसे पहले कि आपको यार वजाइनल ब्लीडिंग जो है। एक मिनट, आई एम गेटिंग कॉल, आई जस्ट। ते मजा वाला हेलो। गेले हे बघितलं गेलं तेव्हा यस। गेले तर निघून या, हु इज दिस? मावशी तू तुम्ही कधी वही दे ग मग हिच्याकडे कधी वही दे ग बुक शिवाजी वही दे ना केला ना व Can अरे you बाई speak a little louder? I don't understand you anything. I can't understand anything. करती ना व. I'm not getting it. वापस करती Tell me and speak thoda clearly. No, I don't understand it. असं आहे बसलं Ma'am, please, I am in different meeting. Can you call me back after 2 hours? I don't understand and it is just waste of time. Yeah. फडके हॉस्पिटल आलाय का? फडके हॉस्पिटल जॉईन झालंय? Yeah. हो झालंय हा, व्हेरी गुड, थँक्यू. नंतर आनंद But झालेला आहे. I don't understand your. I don't know. Maybe you are व्हीनस हॉस्पिटल speaking too आलाय का? lower, or maybe your voice is too low, or your. I व्हेनस don't हॉस्पिटल आलाय, understand व्हीनस. anything what you are speaking. अगरवाल वन आलाय का? अगरवाल आप वन हिंदी आलाय में का? भी बात कर सकते हो, it's fine. अगरवाल वन आलाय? अगरवाल टू? मोरारजी सिस्टर? हाँ. यस मैडम. वेर इज अगरवाल वन? ललिता का हॉस्पिटल किधर है? मग बच्चाला फोन बिन केला मला इकडे श्री कृष्ण हॉस्पिटल आलाय का? कोण आहे श्री आहे कृष्ण ना हॉस्पिटल मॅडम. आहे? हो हा. आले जी अवयव मॅडम आलाय? कृष्ण अवयव हॉस्पिटलचे हॉस्पिटल आलाय हे. का? अवयव हॉस्पिटल आलाय? अवयव हॉस्पिटल आहे का? हो मॅडम आहे ना? पैसे येतात सहवास पैसे हॉस्पिटल भर सहवास आहे. मातृत्व आहे, केअर आहे ना? आनंद हॉस्पिटल पण आहे ना? हॅलो. हॅलो, आनंद हॉस्पिटल आहे? आरती आहे ना? आरती जनकार. आम्ही कधी जेवायचं म्हणून हा? हॅलो. केलं नाही का मॅडम बंद केलं ना बंद हॅलो. हा, हॅलो, बोला. हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून. डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल, पूनम शर्मा. हा, व्हेरी गुड. येस. I just wanted you all to attend. The session has just started. Okay. यस मैडम. Okay. मंजित सर. मंजित सर. मंजित सर. अगं तू काय काय इतक्या म्युझिक करते ते सगळं फोटो दिसतंय
मॅडम ते फोन केला ना मला तिथे ते ट्राय नाही झालं तर लोक जॉईन करून टाकला आता काल शिकवलेलं कोणाला आठवतंय का? 6 क्लीन्स आठवतं? Can anybody tell me what are the 6 cleans? कालचं आठवतंय तुम्हाला कोणाला? 6 cleans आठवतं का? Care Hospital, do you remember what I told yesterday? We had shown what are the 6 cleans? Nandini, can you answer? Sheetal, Poonam, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो कोई बता सकता है 6 क्लीन्स क्या है? कब कब सब क्लीन होना चाहिए? कौन सी जगह क्या क्या? हैंड क्लीन होना चाहिए वेरी गुड. और इंस्ट्रूमेंट लिनन कॉर्ड क्लैम्प वेरी गुड, वेरी गुड. इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्ड क्लैम्प यस. Yes, मंजित, I am back. Sorry. प्लीज यार, एटलीस्ट टेल अस यार. Yes. So तो मैं ये बता रहा था कि फॉक्सी के जो सब स्टैंडर्ड्स है पीपीएच पे, फॉक्सी का क्वेश्चन पेपर पहले हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहला सब स्टैंडर्ड जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपको, वो है कि आपको यूटेराइन टोन असेस करते आना चाहिए और ब्लीडिंग पर वजाइनम जो हो रहा है, ठीक है, उसका मतलब नॉर्मल वॉल्यूम क्या रह सकता है और किस चीज को हम पीपीएच बोलते हैं वो असेस करते आना चाहिए आपको, ठीक है. ये पहला क्वेश्चन आएगा मतलब ये वेरिफिकेशन होगा वैसे. उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है शॉक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको शॉक पहचानना आना चाहिए. शॉक मतलब क्या वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि शॉक को मैनेज करते आना चाहिए आपको, ठीक है. शॉक को मैनेज करते टाइम आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है. उसके साथ पीपीएच का मैनेजमेंट भी आना चाहिए आपको, ठीक है. पीपीएच और कॉज स्पेसिफिक पीपीएच का मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस है. अभी एक यहाँ पे एक केस सिनारियो दे रहा हूं मैं. एक लेडी आई XYZ नेम की, डिलीवर अ बेबी एट माय हॉस्पिटल एट 8 AM मतलब 8 बजे उसका बच्चे का डिलीवरी हुआ, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है. और उसके बाद मैं चला गया मदर और बच्चे को देखने. तो वहां पे बहुत ज्यादा बेड पे बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है. सो अभी मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू. ललिता गांगुर्डे कृष्णा हॉस्पिटल सांगा मी काय करेल आता. कृष्णा हॉस्पिटल तुम्हाला पनिशमेंट तर मिळालीच पाहिजे. तुम्ही हे नाही केलं आणि आय फाउंड वन थिंग दॅट तुम्ही एका याच्यामध्ये रिनेम करणं शिकला म्हणजे तुम्ही भरपूर काही शिकू शकता बट तुम्ही येतच नाही. ललिता गांगुर्डे प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड देन टेल मी मी कालच्या सेक्शनला की काय करणार मी इथे, काय करू आता. हेवी ब्लीडिंग व्हायला लागली पेशंटला, काय करणार, काय करूं मैं आता, क्या करूं. अभी आप हिंदी में बात करो क्योंकि एक हॉस्पिटल है जिनको मतलब मराठी नहीं समझ में आता है. या फिर आप मराठी में बताओ. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा उसको. चला मुकने तुम्ही सांगा. ललिता गांगुर्डे लाजतायत खूप जास्त. मुकने जे कृष्णा हॉस्पिटल मधून आहात तुम्ही सांगा. काय कराल ते तर सांगा. परफेक्ट असेलच असं नाही. तुम्ही काय कराल इथे. ब्लिडिंग झाल्यास कॉट क्लीन करू. हा, फर्स्ट स्टेप. कॉर्ड क्लॅम्पचा प्रश्न नाही. मी बेबी डिलिव्हर केला, कॉर्ड क्लॅम्प कट करून सगळं प्लॅसेंटा पण डिलिव्हर केला आणि तिला वॉर्ड मध्ये पाठवलं पण. आता ब्लिडिंग व्हायला लागली. मी थोड्या वेळानंतर गेल्यानंतर आता काय करणार, हे काय आहे नक्की आणि काय करायला लागेल मला. इंजेक्शन पॉझिटिव्ह ड्रिप लावू सर. इंजेक्शन पॉझिटिव्ह ड्रिप लावू. अजून काय करणार. मध्ये पॉट देऊ पहिले. हा
इंजेक्शन पॉज लावणार सर ड्रीप पॉज लावणार. लावणार. त्यानंतर सरांना सांगावं लागेल ब्लिडिंग होती ओके इथे. सर नाही आहेत, सर हॉस्पिटलला नाही आहेत. आता काय करणार? सर पहिल्यांदा युट्रस कॉन्ट्रॅक्ट Pro आहे study. ते पाहणार. ओके ठीक आहे, युटरस कॉन्ट्रॅक्ट आहे, युटरसला टोन नाहीये, आता काय करणार? कॉन्ट्रॅक्ट नाही होते. प्रोस्टोडिन चालेल ना सर? हा, सांगा तुम्ही जे कराल ते सांगा. प्रोस्टोडिन चालेल. नाहीये. आणि आयव्ही मध्ये पिटोसिन पण चालतील ना फास्ट मध्ये? हा, ऑक्सिटोसिन बोलताय तुम्ही? पिटोसिन? हो. हा, पिटोसिन लावणार ड्रिप मध्ये. अजून काय करणार? मेझोप्रोस. बरोबर तर बोलताय तुम्ही सगळं. हेच आहे आपलं प्रोटोकॉल, यही है अपना प्रोटोकॉल. क्यों डर रहे हो फिर? ठीक है. सो सबसे पहले तो आपको ये असेस करना है कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है. ठीक है. सो आपने जो बताया ये जो है हेवी ब्लीडिंग है, मतलब पीपीएच ही है. इसका डायग्नोसिस जो है वो पीपीएच ही है, पोस्टमार्टम हेमरेज. ठीक है. तो अभी आप बोलोगे कि सर नहीं, वैसे भी ब्लीडिंग होता है थोड़ा बहुत, तो सबको पीपीएच बोलेंगे क्या? तो नहीं. ठीक है. किसको बोलेंगे? यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ 500 ml और मोर ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड अप टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी. इसमें प्राइमरी सेकेंडरी ये है, बट प्राइमरी ही हम लोग मैनेजमेंट करना है प्राइमरी का, क्योंकि यही अपने को तुरंत से आएगा, एकदम से आएगा. ठीक है. सेकेंडरी पीपीएच छोड़ो, लेकिन प्राइमरी पीपीएच जो है वो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पीपीएच. ठीक है. 500 के अंदर है तो वो पीपीएच नहीं कहलाता है, इसलिए सारे केसेस को हम पीपीएच नहीं बोलते. ठीक है. तो कैसे पहचानते हैं 500 है? सबसे पहले तो आपको एस्टिमेशन पता रहना चाहिए कि 500 ml ब्लड मतलब आधा लीटर ब्लड. आधा लीटर ब्लड कैसे एस्टिमेट करेंगे हम लोग? सर 1 किडनी ट्रे मतलब 500 ml. करेक्ट. 1 किडनी ट्रे. तो किडनी ट्रे आपण मांडून ठेवतो का ब्लिडिंग व्हायला लागले की? नाही ना. किडनी ट्रेचं फक्त आपल्याला एस्टिमेट लावण्यासाठी, एस्टिमेट लगाने के लिए हम किडनी ट्रे को एक रेफरेंस करके लेंगे. ठीक है. तो किडनी ट्रे से मतलब एक किडनी ट्रे से ज्यादा ब्लड जा रहा है तो वो पीपीएच कहलाता है. ठीक है. और दूसरा चीज आप ये भी देख सकते हो कि एक पैड जो है, पैकिंग वाला पैड जो आप पकड़ रहे हो, या पेरिनियल पैड जैसा एक पैड रहता है, वो पैड अपने पकड़ पैकिंग दिया और वो पैड 5 मिनट के अंदर पूरा गीला हो रहा है, तो भी उसको पीपीएच कहते हैं हम लोग. ठीक है. अभी इसका एस्टिमेशन का भी एक फोटो आगे दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में. ठीक है. अभी सबसे पहले हम लोग कॉजेज देखेंगे. मैंने अभी बोला प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब इमीडिएट जो होता है, जो इमीडिएटली आता है पीपीएच डिलीवरी होने के बाद, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच, जो 24 आवर में होता है. सेकेंडरी मैंने बोला 6 वीक तक भी हो सकता है. तो 6 वीक वाला तो ठीक है, वो घर पे चली गई होगी और वो कॉल करके आएगी, या फिर इमरजेंसी में भी आई तो भी सर वगैरह अवेलेबल रहेंगे. बट इस टाइम पे अगर सर अवेलेबल नहीं है, तुरंत से डिलीवरी हो गया, पीपीएच भी होने लगा, तो अपने को प्राइमरी पे ज्यादा फोकस करना है. ज्यादातर प्राइमरी ही होता है 80 to 90 नहीं, 80% ऑफ केसेस में. और इसके कारण क्या क्या रह सकते हैं? उसके कारण क्या क्या रह सकते हैं प्राइमरी पीपीएच के कारण? आपको एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, जो है आप 4 टी याद रखो. 4 टी. ठीक है. तो सबसे पहला टी जो है वो टोन. जैसे एक सिस्टर ने अभी बोला कि यूटेराइन टोन है कि नहीं वो देखना है. ठीक है. तो यूटेराइन टोन अगर एब्सेंट है तो उसको अटोनिक पीपीएच बोलते हैं, और वो मोस्ट कॉमन कॉज है. 80 to 90% केसेस में अटोनिक पीपीएच ही होता है. ठीक है. तो अटोनिक पीपीएच के बाद दूसरा जो रीजन है वो है टीयर और ट्रोमा. टीयर मतलब कहीं पे कट गया हो या फिर कहीं पे धक्का लगा हो, तो तब पीपीएच होता है. उसको टीयर या ट्रोमा का कॉज देते हैं हम लोग. तीसरा रीजन है टिश्यू मतलब प्लेसेंटा का कोई पीस अंदर रह गया, या फिर पूरा का पूरा प्लेसेंटा रह गया, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा, या फिर
मेम्ब्रेन रह गया कोई, तो उसको भी हम लोग टिश्यू के कारण पीपीएच हुआ है ये बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा रीजन है थ्रोम्बोएम्बोलिक कोएगुलोपैथी। ये जो है ये जन्म से रहता है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम का अबनॉर्मेलिटी रहता है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अगर बीटीसीटी का पेशेंट है आपके पास तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, और उसका रेफरल अगर करना पड़े तो रेफरल के लिए भी तैयारी करके रखनी है, या फिर उसके लिए ब्लड अरेंज करके रखना है, ठीक है। तो 4 कारण समझ में आया आपको? कौन कौन से 4 कारण है पीपीएच के? सभी को समझ में आया? किसी को भी मैंने 4 टी पूछा तो समझ में आएगा? सॉरी, आंसर Yes. करते आएगा। टीयर, कौन, Yes, sir. टिश्यू, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि आप पीपीएच मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। पीपीएच मैनेज कैसे करोगे आप, एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई शॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीपीएच मैनेज करने से पहले हम देखते हैं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई शॉक। तो शॉक मतलब क्या एग्जैक्टली किसको शॉक का डेफिनेशन पता है, या फिर शॉक शॉक किसको बोलते हैं हम लोग? बीपी लो होना। ओके, ये तो आप लक्षण बता रहे हैं, आप सिम्टम्स साइन बता रहे हैं। एनाफिलेटिक शॉक सर। शॉक, ओके। एनाफिलेक्टिक के अलावा और कौन सा शॉक हो सकता है? अगर बॉडी में ब्लड कम हुआ कहीं पे तो शॉक हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसको बोलते हैं हम लोग। यस सर। वॉल्यूम अगर कम हुआ बॉडी में तो शॉक 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 मतलब क्या कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है मेजर ऑर्गन्स को, और वो काम करना बंद कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ठीक है। तो उसमें आपने बताया कि क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम जाएगा, राइट बोला आपने, हाइपोटेंशन होगा। फिर क्या होगा, सिम्टम्स टैकीकार्डिया होगा, पल्स रेट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट का क्या होगा, फास्ट रेस्पिरेटरी रेट 16 से 20 नॉर्मल रहता है, लेकिन वो ज्यादा सांस लेने की कोशिश करेगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। फिर स्किन जो है वो कोल्ड क्लैमी होगी, और सेंसोरियम अल्टर मतलब वो ड्राउजी रहेगी, सेमी कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है। एकदम गूंगा होऊन जाईल ती, एंड देन यू नो Good ये question. सगळ्या गोष्टी, ये सब चीजें होंगी। तो टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, अल्टर सेंसोरियम, ये साइंस है शॉक आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। तो आपको ये समझना है। अभी देखो बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम रहता है तो वो नॉर्मल 5 से 6 लीटर रहता है, और उसमें से अगर 1-2 लीटर भी जा रहा है या 3 लीटर जा रहा है तो पेशेंट्स ऑटोमेटिकली शॉक में चली जाएगी, और ये सारे साइंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। तो अभी सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया यहाँ पे कि आपको मतलब पीपीएच में कितने कहाँ तक ब्लड लॉस हो सकता है अगर आपने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया। तो इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया आपने तो ब्लड लॉस जो हो सकता है वो 3-4 लीटर तक भी जा सकता है, और 5 लीटर 6 लीटर में से 3-4 लीटर ब्लड चला गया तो पेशेंट तो शॉक में फिर ऊपर चली जाएगी, शॉक में तो जाएगी जाएगी, फिर 4 लीटर गया तो ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए अपने को शॉक मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। बेड पे अगर गिरा है तो 1000 से 1,500 ml तक रह सकता है, और बेड के नीचे भी गिरा है अगर ब्लड, आप जैसे मैंने एक पेशेंट का देखा कि मैंने एंटर किया तो हेवी ब्लड लॉस हो रहा था, तो उसका हेवी ब्लड लॉस अगर बेड के नीचे गिरा है तो वो 2000 से ज्यादा 2000 लीटर नहीं, 2000 ml मतलब 2 लीटर से ज्यादा ब्लड लॉस है उसका। तो मुझे तुरंत इमीडिएट उसका जो फ्लूइड बैलेंस है, या फिर ब्लड भी अगर चढ़ाना है आपको आप चढ़ा सकते हो, लेकिन फ्लूइड बैलेंस तो आपको करना ही है उसका, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि शॉक के साथ इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि शाउट फॉर हेल्प। क्यों शाउट फॉर हेल्प? कि जैसे कि पूनम सिस्टर ने देखा कि पीपीएच हो रहा है,
उसको अकेले को लगा रहे यार पीपीएच हो रहा है, पीपीएच हो रहा है, तो वो अकेली मैनेज कर सकती है क्या सारा? नो सर। तो उसको लोग लगेंगे, इसलिए शाउट फॉर हेल्प। जो भी आपके नर्सेस लोग हैं उसके साथ पैरामेडिक ऑर्डर है या फिर माउशी वगैरह है, उनको भी बुला लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जितने रहेंगे वो ज- फटाफट फटाफट काम कर सकते हैं। कोई बॉक्स लाके देगा, कोई कैथेटराइजेशन करेगा, कोई कैनुला लगाएगा, कोई हेड देखेगा, तो वैसे कोई पोजीशन देगा, कोई वाइटल्स देखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वाइटल्स देखना है। उसके वाइटल में आपको एनालाइज करना है कि शॉक में है क्या पेशेंट। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट फटाक से शुरू हो जाने के बाद तुरंत शॉक में नहीं जाते। आप तुरंत मैनेज किया आपने ये सारी चीजें, तो ये नहीं। अभी तीसरा बंदा क्या करेगा, जब तक दूसरा वाइटल्स ले रहा है, तीसरा बंदा क्या करेगा, पीपीएच का बॉक्स लेके आएगा जो हमने बनाया है, उसमें से दो दो आईवी कैनुला निकालेगा और दो आईवी लाइन सिक्योर करेगा। ठीक है, उसके साथ तीसरा बंदा जो है वो ब्लड निकालेगा एक से। ठीक है, चौथा है वो कैथेटराइजेशन करेगा। ठीक है, कैथेटराइज करना है, आईवी कैनुलास लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्लूइड बैलेंस के लिए उसका जो ब्लड लॉस हुआ है, तो फ्लूइड लॉस जो हुआ है वो रिप्लेनिश करने के लिए अपने को क्या करना है, 1 लीटर का रिंगर लैक्टेट लगाना है उसको 15 से 20 मिनट में जो जाना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट में जाना चाहिए एक हाथ में। दूसरे हाथ में क्या करना है आपको, 1 लीटर आरएल में 20 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन डाल के वो भी ड्रिप लगाना है दोनों साइड में। एक साइड में प्लेन आरएल, एक साइड में आपको 20 इंटरनेशनल यूनिट डाल के दूसरा आरएल। ठीक है, इसका स्पीड रहना चाहिए 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट। और अगर आपने इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नहीं दिया है बेबी के बर्थ के बाद, तो वो भी तुरंत देना है। आईएम, जो आईएम देना है अपने को, अगर वो मोस्ट ऑफ द केसेस में दिया हुआ रहता है वो, लेकिन अगर मिस किया हो तो वो भी देना है, उसके साथ 20 इंटरनेशनल यूनिट भी देने हैं। उसके साथ आपको ऑक्सीजन लगाना है 6 to 8 लीटर पर मिनट बाय मास्क। ठीक है, एक जन फिर ऑक्सीजन का देखेगा, एंड देन हेड लो पोजीशन देना है उसको, एक जन हेड लो पोजीशन देगा उसको। और वाइटल जो है और ब्लड लॉस जो है एवरी 15 मिनट आप असेस करते रहोगे, एवरी 15 मिनट्स। और आप क्या मॉनिटर करोगे कि फ्लूइड कितना जा रहा है अंदर और यूरिनरी आउटपुट कितना है, ये भी आप देखोगे जो यूरिन बैग लगाया है उससे। ठीक है, सो ये हो गया। ये जो मैनेजमेंट है ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट है, इसमें शॉक भी मैनेज हो जाएगा, एंड देन आपका इनिशियल मैनेजमेंट जो आप बोलते हैं पीपीएच का वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी मेजर मैनेजमेंट बाकी है, इससे सारा स्टॉप नहीं होगा। इससे यहाँ से सिर्फ आपने बेसिक थिंग्स कर लिए हैं, जो है आपने आईवी लाइन सिक्योर कर लिए है, कैनुला कैथेटराइजेशन कर लिया है और फ्लूइड बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अभी कॉज स्पेसिफिक में क्या करना है, जैसे अभी सिस्टर ने बताया कि पॉज स्पेसिफिक और टोनिक पीपीएच में क्या क्या देते हैं हम। अभी सबसे पहले उन्होंने पॉज इंजेक्शन लगाया, लेकिन पॉज इंजेक्शन नहीं है आपके पास, तो 3 यूटेराटोनिक यूज करने हैं अपने को। 3 कौन से यूटेराटोनिक यूज करने हैं, पहला वाला तो आपने ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन 20 इंटरनेशनल यूनिट लगा दिया है। ठीक है, फिर प्रोस्टाडिन, प्रोस्टाडिन जो है कार्बोप्रोस्ट जो इंजेक्शन है वो यूज करना है। और इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। कौन कौन बोल रहा है बैकग्राउंड में, किसी को पूछना है क्या कुछ? यस, किसी, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अरे यार, तुम्हाला त्यांच्याबरोबर जायचं होतं का? ओके, सो मला वाटलंच होतं. पप्पा मालेगावर गाडी राहिना. उल्टा हॉस्पिटल है, प्लीज म्यूट सहवास योरसेल्फ। सहवास हॉस्पिटल गप्पा मारू नका. सहवास हॉस्पिटल बंद करा ते. सहवास हॉस्पिटल तुम्ही ऐकताय की गप्पा मारताय? नाही, ते अजूनही हसते, तिकडे बोलते ते बघ. बरं, सो प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद मिजोप्रोस्टॉल और कार्बोप्रोस्टॉल। कार्बोप्रोस्टॉल हम आप लोग यूज कर सकते हैं। सो कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन है, मिजोप्रोस्ट का टैबलेट है।
अभी आगे एक चार्ट है, वहां पे देखेंगे हम लोग कैसे यूज करना है उसको, ठीक है। तो ये तीन यूटेरोटॉनिक अपने को यूज करने हैं। पॉज इंजेक्शन आप एडिशनली यूज कर सकते हो, लेकिन ये प्रोटोकॉल में नहीं है, ठीक है। ट्रेनेक्सामिक जो लिखा है वो, ठीक है, नीचे लिखा है, देखो ट्रेनेक्सामिक। फिर ऑक्सीटोसिन जो है वो कैसे करना है कि पहले 20 इंटरनेशनल यूनिट हम लोगों ने 1000 ml RL में डाला है, 60 ड्रॉप, 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट। तो इसका कंटिन्यू डोज, इससे अगर कंट्रोल होता है टॉनिक पीपीएच, तो आपको कंटिन्यू डोज आप कर सकते हो। ये खत्म हो जाने के बाद वापस 20 इंटरनेशनल यूनिट डाल सकते हो, मतलब तुरंत से, वो एक खत्म हो जाने के बाद। और उसके बाद तीसरा भी लगा सकते हो, लेकिन 3 से ज्यादा 24 घंटे में नहीं लगना, ठीक है। 3 लीटर RL एंड 60 इंटरनेशनल यूनिट पिटोसिन, इसके आगे एक्सीड नहीं करना है, एंड आईवी बोलस नहीं देना है। अभी मिथार्जिन जो है, मिथार्जिन इंजेक्शन कैसे यूज करना है, ये या तो IM दे सकते हैं या तो IV स्लोली दे सकते हैं। इसका डोज है 0.2 mg। ये डोज प्लीज ये बाय हार्ट कर लो चार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कन्व्हिन्स केलं अभी भी कोई बात कर रहा है, धनश्री पवार, काय शिकले कॉलेजला ना गं? धनश्री पवार, तुमच्या मागून कोणतरी बोलतंय। कुठे पास आउट ओके, झाली सो ये जो है, आहे तिच्याकडे अरे यार अजून पण ब्लूटूथ मध्ये जायचं आणि काय करायचं? जवळ राहते ना नांदेडची आहे ती, पण इथे कुठे राहते जवळ? नांदेडची कोण आहे नांदेडची? कॉलेज जे आहे ना त्याच्या समोरच फ्लॅट घेतलाय आम्ही. फ्लॅट घेतलेला तू एकटी ज्यांना राहते? ऐकायचं नसेल प्लीज लिव्ह द फ्रेंड्स बरोबर मीटिंग. फ्लॅट मध्ये ना? हा एकटी Why you राहते. are discussing in background? That too on unmute. आहे I don't पुढे? know who is नाही that. पण मी जस्ट वॉकिंग वर असेल. नाही नाही मी Purva, विचारते. I don't कधी-कधी समजा recognize the duty- window from दुपारी where घरी a voice is जायला coming. स्कूटर असलेली बरे असते हा. ना. टू म्हणून. व्हीलर सध्या Ma'am, available can you? आई वडील, एक ज्योत्स्ना ma'am? भाऊ आणि एक मोठी बहीण आहे. कोणाची लग्न नाही बहिणीची, तिचंच लग्न ठरलंय बहिणीच. मोठ्या ओके, सो मी सगळ्यांना म्यूट केलंय, सबको म्यूट कर दिया है मैंने। अभी किसी को बात करना है, पूछना है कुछ, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आस्क मी द क्वेश्चन। सो मेथार्जिन जो है वो 0.2 mg का डोज है, IV IM दोनों दे सकते हैं, और इसके मैक्सिमम आप 5 डोज दे सकते हो, 5 डोज दे सकते हो। और ये एवरी 15 मिनट्स आप रिपीट, सॉरी एवरी 4 आवर आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि ब्लड हार्ट पेशेंट रहे या फिर BP हाई रहे, किसी का हाइपरटेंशन वाला पेशेंट रहे, तो उसको हम लोग नहीं देते, ठीक है। दूसरा एक प्रोस्टाडिन बताया था आपने, एक मिनट। सो वो जो है वो कैसे देना है, वो आप हमने बताया नको ना, ये लगेगा। सो ये जो है कार्बोटॉस का जो इंजेक्शन है वो आपको IM देना है, ठीक है। और वो 0.225 mg का रहता है, एंड इसके मैक्सिमम 8 डोज आप दे सकते हो। और इसका मैक्सिमम जो डोज है वो 2 mg का होता है। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अस्थमा वाला जो पेशेंट रहता है या लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है जिसको, उसको नहीं देते। और मिजोप्रोस्टॉल टैबलेट सिर्फ सिंगल डोज देते हैं हम, जिसमें 800 माइक्रोग्राम का टैबलेट आता है। जैसे अभी फिलहाल पता नहीं मुझे, लेकिन पहले 2 साल पहले जब मैंने देखा था, हॉस्पिटल्स का विजिट होता था, तब 600 mg का एक स्ट्रिप आता था, मतलब जिसमें टैबलेट 200 के ही रहते थे, 3 टैबलेट, लेकिन उसमें 600 का ही ये रहता था। तो उसमें क्या करना है, अपने को एक टैबलेट और लेना है और उसको 800 करना है। एंड वो कहाँ पे, या तो सबलिंगुअल दे सकते हैं, अगर वो कंडीशन में नहीं है तो पर रेक्टल आप रख सकते हो। पर वजानल नहीं रखना है, पर वजानल वो ब्लीडिंग के साथ बह जाएगा, इसलिए पर रेक्टल या फिर सबलिंगुअल दे, ठीक है। सबलिंगुअल से अच्छा पर रेक्टल दो, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी असर करेगा, ठीक है। अभी इसके अलावा कुछ कॉम्प्रेशन टेक्निक है। तो कॉम्प्रेशन, 2 कॉम्प्रेशन देते हैं हम लोग, 2 प्रकार के कॉम्प्रेशन। तो एक है बायमैन्युअल कॉम्प्रेशन और एक है अवर्टिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो बायमैन्युअल यूटेराइन कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है
कि हम लोग यूट्रस को दबा के रखते हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, ठीक है, दोनों हाथ से दबाते हैं, इसीलिए उसको बायमैनुअल बोलते हैं। अभी दोनों हाथ से कैसे दबाएंगे, पेट से तो ऊपर से ऐसे नहीं दबा सकते, तो एक हाथ जो है अपने को अंदर डालना पड़ेगा वजाइनल कैविटी में, ठीक है। वजाइनल कैविटी में सबसे पहले क्या करना है कि एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर विथ फोलिस कैथेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग एल्बो लेंथ ग्लोव जो है वो पहनने हैं, एटलीस्ट एक हाथ में एल्बो लेंथ ग्लोव चाहिए, क्योंकि एक ही हाथ अंदर डालना है, क्योंकि बहुत अंदर तक जाएगा, इसलिए एल्बो लेंथ चाहिए। ये इतना तक का ग्लव नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोन शेप हाथ बनाना है और वजाइना के ओपनिंग के अंदर डालना है, और वहां पे जाके मुट्ठी बनाना है अंदर जाके। अब पहले से मुट्ठी बनाओगे तो उसको दर्द होगा, इसलिए कोन शेप हाथ बना के डालो और अंदर मुट्ठी बनाओ। अंदर अंदर कहाँ पे जाना है अपने को, यूटरस का जो नीचे का वॉल है जिसको हम लोग एंटीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं, एंटीरियर वजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। अभी ये फॉर्निक्स वॉर्निक्स भूल जाओ, आप याद रखो कि नीचे की तरफ जितना हाथ जाएगा उतना हाथ आपको लेके जाना है, ताकि आपको वो ग्रिप मिल सके, ठीक है, यूट्रस को दबाने के लिए। नीचे की तरफ जाओ जितना हाथ जाएगा आपका, और या तो आप ऐसे पकड़ सकते हो या तो ऐसे भी पकड़ सकते हो। और आपको क्या करना है, दूसरा वाला हाथ एब्डोमेन पे रखना है ऐसे, और उसको दबाना है, जितना दबा सकते हो उतना दबाओ। उससे क्या होगा, ब्लीडर्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, अंदर सील हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप निकालोगे वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जितना देर तक रख सकते हो आप उतना देर तक रखो। ये एक सिर्फ एक टेम्पररी ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन जब तक आप दे सकते हो तब तक दो, आपको इफेक्टिव लग रहा है तो दूसरे एक लेडी को बोलो, दूसरी एक सिस्टर को बोलो कि आप भी एल्बोलेन ग्लव पहन के तैयार रहो, मेरा जब प्रेशर खत्म हो जाएगा मैं निकालूंगी और आप डालो और आप पकड़ के रहो, ठीक है। तो ये बायोमेनुअल कंप्रेशन आप कर सकते हो, जो या तो जब तक आपके सर नहीं आ जाते, या फिर जब तक आपका एम्बुलेंस नहीं आ जाता, रेफर किया है, या फिर ऐसे भी आप मतलब दबा के रखोगे ज्यादा देर तक तो थोड़ी देर बाद वो ब्लीडर्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपको रेफर करने की जरूरत भी नहीं लगेगी, और आपने यूटेरोटॉनिक ऑलरेडी दिए है तो उससे उसका भी असर आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आपको ये कर सकते हो। अभी बायोमेनुअल यूटेराइन कंप्रेशन आप बोलोगे कि कॉज स्पेसिफिक में अटोनिक पीपीएच में कैसे आ गया, तो ये सिर्फ अटोनिक पीपीएच में नहीं करना है, ये आप अदरवाइज भी कर सकते हो, कोई और रीजन रहेगा तो। लेकिन अगर आपका टीयर या ट्रॉमा है तो वो पहले रिपेयर करने का देखो, ऑपरेशन देने से पहले। लेकिन अगर आपका थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उससे भी उसका भी जैसे बीटीसीटी का प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट आप कंप्रेशन देखिए, जैसे कि हमारा बोट जब बोट को लगता है, हमारे फिंगर को जब लगता है तब हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। सेम टेक्निक है कि आप मतलब दबाव देके उसको बंद करते हैं। लेकिन कॉज स्पेसिफिक में दूसरा और तीसरा रीजन जो है, जैसे टीयर ट्रोमा है तो वो पहले रिपेयर करो, और तीसरा रीजन है कि टिश्यू रह गया है तो वो टिश्यू निकालने का ट्राई करो, या फिर रिटेन प्लेसेंटा है तो प्लेसेंटा निकालने का ट्राई करो, देन कॉम्प्रेशन, क्योंकि कॉम्प्रेशन दोगे तो फिर और वर्स्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए ये पहले इसमें अटोनिक पीपीएच में पहले दिया है, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है वो है ओवर्टिक कॉम्प्रेशन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये इसका लॉजिक ये है कि अपने को जो पाइप है, ऊपर वाला नल है, उस पे दबाव देना है, ठीक है, उस पे दबाव देना है तो नीचे ब्लड आएगा नहीं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पाइप सप्लाई करता है, जिसको अवोर्टा बोलते हैं हम, अवोर्टा हार्ट की तरफ से जो आता है, जिससे ब्लड आता है बाकी बॉडी को सप्लाई करने के लिए, लोअर बॉडी को सप्लाई करने के लिए, उसको ही दबा के रखना है अपने को। अभी ये कैसे दबाना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेडी लेटी हुई है, मेक श्योर करो उसको कि वो प्रॉपर पोजीशन में लेटी हुई है। और आपको फिर क्या करना है, हाइट पे खड़ा रहना है, थोड़ा स्टूल लेना है, हाइट पे खड़ा रहोगे तो प्रेशर ज्यादा लगता है। फिर क्या करना है आपको, आपको देखना है कि अम्बेलिकस के थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आपको, लेफ्ट मतलब लेडी का जो लेफ्ट हैंड रहेगा उस साइड में आपको दबाना है। और आपको
आप इतना दबाना है वो जिससे वो पूरा अवोटा दब जाए। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो आपका प्रेशर बराबर है कि नहीं ये देखने के लिए आप क्या करोगे, फीमोरल पल्स चेक करोगे। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, देखो थाई पे उसने एक हाथ रखा है, वहां वहीं पे आपको पल्स फील करनी है। अगर पल्स आती है मतलब आपका ब्लड सप्लाई चालू है, तो आपका प्रेशर बराबर नहीं है। आपको वापस से हाथ एडजस्ट करके उसको दबाना है या फिर प्रेशर ज्यादा लगाना है, ठीक है। तो ये आपको एवोर्टिक कंप्रेशन में करना है। अभी एक कोई बोलेगा सर मैं तो लेफ्टी हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं कहीं कहाँ पे खड़ी रहूँ। तो इट इज अप टू यू कि आपको कौन सी साइड में खड़ा रहना है। अगर आप लेफ्टी है, लेफ्ट लेफ्ट डोमिनेंट हैंड है आपका, तो आप ये साइड में खड़े रहो। लेकिन एवोर्टा का पोजीशन चेंज नहीं होगा। आप लेफ्टी हो या राइटी हो, आपको लेफ्ट साइड के हैंड का ही, हैंड के बाजू में ही उसको दबाना है, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़ा सिर्फ मतलब 2 आई विल से 2 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच। सो 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 इंच, सॉरी 2 सेंटीमीटर नहीं। तो लेफ्टी हो तो लेफ्टी ये साइड आके आप खड़े खड़े रह के फिर प्रेशर दे दो। लेकिन आई वुड सजेस्ट जो राइटी है वही करे ये, और वही सीख के रखे ये। क्योंकि लेफ्टी का कैसे रहता है, उनका थोड़ा सा ये है ना, मैकेनिकल प्रेशर जो बोलते हैं ना, वो डिवाइडेड रहता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में। सॉरी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेफ्टी होंगे कोई तो सॉरी फॉर दैट, बट देन ऐसा रहता है, ये एक सिचुएशन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप राइटी लोग जो रहेंगे वही ये टेक्निक सीखो। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग दिखाएंगे ट्यूसडे के सेशन में, ज्योत्सना मैम आपको करके दिखाएंगी। और यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि कितना दबाया है उसने, देखो कैसे दबाया है। तो इतना दबाने पे आपका एवोर्टा प्रेस होगा, ठीक है। एवोर्टा जो है वो मतलब उस पे प्रेशर आएगा, एंड देन वो ब्लीडिंग नीचे का बंद बंद करेगा। ब्लीडिंग मतलब पूरा फ्लो ही बंद करेगा, उससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। इससे हो सकता है कि उसको थोड़ी मुंग्या येतात किंवा ऐसे ऐसे हो सकता है, टिंगलिंग आ गया पैर में क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हो गया है। तो वो आने दो, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट अपना ब्लीडिंग स्टॉप हो रहा है ना, वो मोटिव साध्य हो रहा है अपना। तो वो मोटिव है अपना। अभी उसको नीचे क्या हो रहा है वो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग स्टार्ट रहा तो उसका जान जा सकता है, वो मुंग्या आने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा जो टेक्निक है वो है कॉन्डोम टेम्पोनेट। इसका भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। तो कॉन्डोम आपने देखा होगा कि पीपीएच बॉक्स में कॉन्डोम क्यों रखवाया है सर। तो कॉन्डोम टेम्पोनेट के बनाने के लिए कॉन्डोम रखा गया है। इसका लॉजिक एक ही है कि आपको कैथेटर पे कॉन्डोम चढ़ाने हैं और बाहर से उस पे पानी डालना है, ताकि वो जाके अंदर फूले, ऐसे हो जाए और वो यूटेराइन वॉल को चिपक जाए। चिपकने के बाद क्या होगा, वो वहां पे एक टेम्पोनेट इफेक्ट क्रिएट करेगा और ब्लीडर्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। वो जो वॉल पे ब्लीडर्स है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी आपको ब्लैडर एम्प्टी करना है सबसे पहले। उसके बाद रिंग फोर्सेप्स से सर्विक्स को थोड़ा सा होल्ड करना है, ताकि आप ये इंसर्ट कर सको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इस पे कैथेटर पे कॉन्डोम चढ़ाना है और उसको टाइट बांध लेना है। एकदम ढीला बांधोगे तो पानी बाहर आएगा। टाइट पैक करना है, ठीक है। सिम स्पेक्युलम रखना है वहां पे वजाइनल ओपनिंग पे, क्योंकि आपको अंदर का दिख सके कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको कैथेटर विथ कॉन्डोम आपको इंसर्ट करना है अंदर यूटेराइन ओपनिंग पे। और उसके बाद आपको वो अंदर डाल देना। आपको इसमें आप कितना पानी भर सकते हो, तो 300 से 500 ml तक आप आधा लीटर तक पानी भर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नीड। आपको देखना है कि कब तक मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। जब जब आप पानी इन्फ्यूज कर रहे हो तब कहाँ तक उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो रहा है। 300 500 ml से ज्यादा नहीं डालना है, लेकिन 300 से 500 ml के बीच में कहीं पे भी आप रह सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला है कि थ्रेड जो है वो यूज करो टू टाई द कैथेटर, ठीक है। थ्रेड थ्रेड यूज करो और वो टाइट एकदम बांध दो। उसके बाद आप ये जो पानी भरा है आपने, वो 12 से 24 घंटे तक रख सकते हो, उसके उससे ज्यादा नहीं रख सकते। फिर आप बोलोगे कि ये निकालना कैसे है। तो ये निकालना कैसे है, तो आपको जब निकालना है तब थोड़ा थोड़ा करके ही निकालना है। 50-50 ml 50-50 ml करके निकालना है सिरिंज से। और वो कैसे क्या करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ अभी ये थ्योरी याद रखो
कि कैसे करना। ठीक है, अभी कॉज स्पेसिफिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर टीयर और ट्रोमा है तो उसको ये कर लो। ठीक है, रिटेन प्लेसेंटा में हम लोग ऑक्सीटोसिन और बाकी यूट्रोटॉनिक यूज करके कर सकते हैं उसको, मतलब कॉन्ट्रैक्शन देके वो निकाल सकते हैं, मतलब आ सकता है बाहर, या फिर उसको हम लोग मैन्युअली भी रिमूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग MRP, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है कि मैन्युअली उसको हाथ निकाल के निकालना पड़ता है, हाथ हाथ डाल के निकालना पड़ता है। तो इसमें आपको एक मेक श्योर करना है कि ये आप परफॉर्म नहीं करोगे, ये सर या मैम आपके जब अवेलेबल रहेंगे तब आपको वो करेंगे और आप उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है, और ये सब सारी चीजें करते हो तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने हैं। ठीक है, तो PPH किट का तो ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको, पहले स्लाइड में भी है ये, लेकिन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आप एक बार वापस देख लो, और जिसने भी PPH बॉक्स नहीं बनाया है वो प्लीज PPH बॉक्स बनाए। ठीक है, तो सभी को समझ में आया PPH क्या है? PPH के बारे में किसी को कुछ पूछना है? आई नो बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसीलिए मैंने बोला कि कल के टॉपिक बहुत अच्छे हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, याद रखने में भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सो किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया सभी को? किसी को मैंने क्वेश्चन पूछा तो आएगा? चलो मैं किसी अच्छे बंदे को पूछता हूँ। चलो प्रिया, प्रिया नहीं, पूनम शर्मा फ्रॉम अग्रवाल हॉस्पिटल, कैन यू प्लीज टेल मी द कॉजेज ऑफ PPH? हेलो कैन यू प्लीज टेल मी द कॉजेज ऑफ PPH? PPH के कॉजेज क्या क्या बताया मैंने? हेलो। हाँ, आपका आवाज आ रही है, बोलिए पूनम जी। हाँ बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ PPH के कॉजेज क्या रहते हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो चलो ठीक है, आपको आवाज नहीं आ हेलो रही तो आपके इसका प्रॉब्लम है। मैं आई गो टू समवन एल्स। हेलो। ग्रेश ग्रेशिया क्या, सॉरी, आई आई कांट प्रोनाउंस योर नेम, सॉरी। ग्रेसिया गोरेटी, गोरेटी ग्रेसियस। Yes, sir. ये सॉरी if I am not pronouncing it correctly. Sir, Gority Gracious. Gorty Gracious. Okay. So, can you please tell me what are the causes of PPH? पीपीएच एक तो अंदर कुछ टिश्यू से तो हाँ, होता है, ओके, या फिर यूट्रस कांटेक्ट नहीं होता है तो होता है। राइट, राइट। तीसरा, तीसरा अगर कुछ टेयर हुआ है या ईयर ट्रोमा, समथिंग, ओके। चौथा, और उसको कुछ हिमोटोमा का राइट, प्रॉब्लम राइट, है। राइट, ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम का इश्यू है, या वेरी गुड, वेरी बेसिक। गुड। ओके, ग्रेशियस, थैंक यू गोरेटी। सो मच। तो सभी को याद रखना है सारी चीजें, ठीक है? आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो अगेन, मैं PPT शेयर करूंगा तब एक बार वापस देख लेना ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं हम 15 स्टैंडर्ड पे, जो है पोस्टमार्टम केयर एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, सो इसमें क्या है कि इसमें बेसिक चीजें यही है कि दो चीजें हैं इसमें, एक तो काउंसलिंग पार्ट है और एक एग्जामिनेशन पार्ट है, काउंसलिंग एंड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग फॉक्सी का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इसका। सो फॉक्सी के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न। सो मदर एंड न्यूबॉर्न का जो भी चीजें करते हो वो आपको बताना है। ठीक है, लिस्ट दिया गया है आगे, मैं बताऊंगा आपको, वो बहुत बेसिक चीज है, आप वो ऑलरेडी करते हो। क्या क्या, सिर्फ कोई कुछ चीज मिस करते होंगे आप, तो आप प्लीज वो स्टार्ट कर देना आज से ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेप्सिस जो है, मैटरनल एंड नियोनेटल सेप्सिस जो है वो मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में यहाँ पे फॉक्सी के असेसर आपको क्या पूछेंगे? आपको तो सबसे पहले आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते वक्त तो देख ही लिया है सारी चीजें, जैसे फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है कि नहीं, या फिर कॉर्ड कॉर्ड में कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अगर है तो आप
जो भी आपका एंटीबायोटिक रेजिम है वो आप स्टार्ट करते हो। किसी किसी हॉस्पिटल में ये भी रहता है कि ऑलरेडी वो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, आप अगर नहीं कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो फॉक्सिक एसिड को कि आप प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हो, तो देन दे विल नॉट आस्क यू मोर क्वेश्चन ऑन दिस, और वो ये एक मार्क आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाला जो पार्ट है उस पे ध्यान रखना है। इसी यहाँ पे आता है काउंसलिंग का पार्ट, ठीक है। तो अभी पोस्टनेटल डिप्रेशन जो रहता है, पोस्टनेटल डिप्रेशन जो रहता है वो है वो बहुत सारे केसेस में होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो आपको वो सबसे पहले तो वो पोस्टनेटल डिप्रेशन में ना जाए इसलिए उसको काउंसलिंग करना है, और अगर वो चली भी जाती है तो उसको कैसे बाहर निकालना है उससे, ये आपको टेक्निक पता रहना चाहिए। सो उसमें हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं, गैदर अप्रोच करते हो। गैदर अप्रोच क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन में दिया गया है माँ का मदर का जनरल एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या क्या देखोगे, वाइटल देखोगे, कंजंक्टिवा देखोगे, ब्रेस्ट देखोगे, फिर कंडीशन ऑफ निपल देखोगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, वल्वा पेरिनियम देखोगे, सैनिटरी पैड, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग देखोगे, लोकिया, ब्लैडर एंड बॉवेल, फिर इमोशनल स्टेटस क्या है वो देखोगे उसका। आ, और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो यूटरस है वो यूटरस नॉर्मल साइज में कब चला जाता है, और वो मतलब उसका उस वो यूटरस जब देखोगे तो आप कैसे क्या एनालाइज करना है, उस पर क्या एग्जैक्टली देखना है कि वो बराबर नॉर्मल कंडीशन में है। सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपका यूटरस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। एंड अम्बेलिकस जो है मतलब यूटरस का जो ये है वो अम्बेलिकस तक है। अम्बेलिकस मतलब अपना जो बेम्बी है वहां तक है, वहां तक ही है, सिर्फ उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 दिन के बाद, अगर आप 5 दिन रखते हो वहाँ उसको हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल 3 दिन रखते हो, तो उसको 5 दिन के लिए जब आप फॉलोअप के लिए बुलाओगे तब आपको एग्जामिनेशन करना है कि वो 1 सेंटीमीटर नीचे गया है कि नहीं, ठीक है। देन 7वें दिन बाय द एंड ऑफ 7th डे वो सिम्फायसिस प्यूबिस मतलब ओटीपोट जो रहता है, ओटीपोट जिसको बोलते हैं, ओटीपोटर जाते थे, ठीक है। आणि सेकंड वीक ते नॉर्मल पोझिशनला वो नॉर्मल पोझिशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा और आप देख ले, ठीक है। पोस्टनेटल डिप्रेशन क्या रहता है कि पोस्टनेटल डिप्रेशन ये है कि 3 महीने, डिलीवरी के 3 महीने के अंदर कभी भी ये पोस्टनेटल डिप्रेशन हो सकता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे रीजन रहते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मोनल रहता है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं बॉडी में। दूसरा रीजन इसका ये भी रहता है कि जेंडर चॉइस का नहीं हुआ, या फिर फैमिली प्रेशर है कि यही जेंडर चाहिए था, ये क्या हुआ, लड़की हुई लड़का हुआ जो भी है whatever, उसकी वजह से भी होता है। और कोई और भी रीजन रह सकता है, जैसे कि कुछ और टेंशन है उसको उसके साथ ही, या फिर उसको फोर्सफुली या डिलीवरी मतलब फोर्सफुली उसको ये सारी चीजें ये कर दिया है उस पे, अ, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों का बैकग्राउंड जानने के लिए आपको उससे बात करते रहना है। एएनसी में जब भी वो आती है उससे बात करते रहना है, उसको धीर देना है, ठीक है। और वो डिलीवरी में भी जब आती है तब जैसे मैंने बोला कि उसको होमली एनवायरनमेंट देना है, उसके साथ उसको अच्छे से बात करना है, जैसे आप उसकी बहन हो, माँ हो, जो भी है वैसे आप उसके साथ बात करोगे तो वो डिप्रेशन में चले जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप का डिस्टरबेंस रहता है पोस्टपार्टम में, जिसको पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, बेबी ब्लूज। मतलब ये थोड़े देर के लिए रहता है ब्लूज, मतलब जब ब्लूज मतलब कैसे का थोड़ा बहुत मूड स्विंग होता है उसका, और एक साइकोसिस रहता है और एक डिप्रेशन रहता है। तो ये साइकोसिस और ब्लूज तो ठीक है, बट डिप्रेशन अगर रहे तो हम लोग को उसको निकालना है डिप्रेशन से, ठीक है। सो डिप्रेशन एक्चुअली ये आगे दिया गया है कि ये क्या करोगे उसका, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आप लोग कैसे उसको काउंसिल करोगे, वो एक आगे पार्ट दिया गया है, तो वो आगे देखेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे बेबी
का दिया गया है, बेबी में क्या एग्जामिनेशन करोगे आप, एग्जामिनेशन वाला पार्ट वापस आ गया, ठीक है। तो क्राई एक्टिविटी, टेम्परेचर, सकलिंग, उसके बाद कलर, रेस्पिरेटरी रेट, चेस्ट इन ड्राइंग, आईज, अम्बिलिकस, वेट एंड कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि जब भी वो वार्ड में रहती है या फिर जब भी वो डिस्चार्ज भी हो रही है, तो आपको क्या क्या उसको बताना है। तो सबसे पहले आपको डेंजर साइंस के बारे में बताना है। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज भी है ये, हेडिंग आप देखोगे तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज दिया गया है, लेकिन अब अदरवाइज भी बताते रहना ताकि डिस्चार्ज होने के बाद भी उसको याद रहे। और दूसरी चीज ये कि अगर ये वार्ड में भी होने लगे तो दे विल इमीडिएटली टेल यू, वो आपको बताएंगे। तो मदर में क्या है डेंजर साइन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर और चिल, डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग ब्लैडर, फॉल स्मेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, बेबी में फास्ट डिफिकल्टी ब्रीदिंग, फास्ट या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर, unusually cold, stop feeding well, less activity than normal, whole body becomes yellow। तो ये सारी चीजें अगर है तो उनको तुरंत से इन्फॉर्म करना है, घर भी जाएंगे डिस्चार्ज भी होगा तब भी इस पे इन्फॉर्म करना है उनको, या फिर लेके आना है तुरंत, क्योंकि ये डेंजर साइंस है, कुछ तो अलग हो रहा है नॉर्मल चीजों से, इसीलिए ये डेंजर साइंस बताना जरूरी है। अभी हम लोग फैमिली प्लानिंग पे चढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग का जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ये भी काउंसलिंग में ही आता है, ठीक है। काउंसलिंग में पहले तो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ना जाए इसलिए काउंसलिंग करना है। उनको ये सीधा सीधा बताना है कि आपको ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप कोई उल्टा सीधा मतलब ये विचार ना करें, या फिर हम है आपके साथ में, आपको जो भी शेयर करना है आप शेयर करें। उसके बाद दूसरा काउंसलिंग आता है, वो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में बहुत सारे मेथड्स है फैमिली प्लानिंग के, जैसे कुछ स्पेसिंग मेथड है और कुछ स्टरलाइजेशन मेथड है, कुछ टेम्पररी स्टरलाइजेशन है, कुछ परमानेंट स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि रिटर्न टू फर्टिलिटी कब जाती है महिला। तो रिटर्न टू फर्टिलिटी महिला कभी भी जा सकती है, क्योंकि आजकल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का रेट जो है बहुत कम हो गया है। ब्रेस्ट फीडिंग कोई नहीं करता, वर्किंग वुमेन्स रहते हैं या फिर वर्किंग वुमन भी ना रहे, गांव की भी रहे तो भी ब्रेस्ट फीडिंग का रेट मतलब रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वो कम हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एलए के बारे में बताना है। एलए इज लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या रहता है कि जब तक बेबी को वो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फीडिंग कर रहे हैं, दिन में 5 से 6 बार, 5 से 6 बार नहीं, दिन में सिर्फ 5 से 6 बार और रात में 3-4 बार, तो उसको वो पॉसिबिलिटी है कि 6 महीने तक उसको एमसी आएगा ही नहीं, ब्लीडिंग होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो मतलब क्या है, उसका जो ओवम है वो तैयार नहीं हो रहा है 6 मंथ तक, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। तो एलए के बारे में आपने बताया, लेकिन इस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि कई कई महिलाओं को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करके भी 4 महीने में ओवम तैयार हो जाता है। एंड देन अगर वो कुछ फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी एंड देन स्पर्म्स अगर रहेंगे अंदर, तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा ओम, और वो 4 महीने में वापस प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो आपको इस पे डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन ये चीजें बतानी जरूर है ताकि वो मोटिवेट हो जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। उसके बाद आपको क्या ये भी बताना है कि 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। 6 महीने के बाद आपको क्या करना है, जो एडिशनल जो फूड है वो आपको देना है, जो भी पाउडर फॉर्म में उसको पेज वगैरह बनाते हैं वो देना है। ऊपर बाहर वाला दूध दे सकते हैं आप। और अम, अगर महिला स्तनपान नहीं कराती है तो उसको वो मतलब या फिर उसको दूध नहीं है तो वो 4 हफ्ते बाद भी स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और एलए लैक्टेशनल अमेनोरिया के बारे में। अ, अभी हम उसको बताते हैं कि स्पेसिंग क्या रहना चाहिए, हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सो स्पेसिंग जो है वो एटलीस्ट 24 मंथ्स का रहना चाहिए। 24 मंथ मतलब कौन से 24 मंथ्स, डिलीवरी के बाद
24 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट रह सकती है, ना कि दूसरा डिलीवर कर सकती है। 24 मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट रह सकती है, मतलब 2 साल के बाद, मतलब दो बच्चे में गैप रहना है 3 साल का। पैदा होने वाला डेट अगर हम कंसिडर करते हैं तो 3 साल का रहना चाहिए, 36 मंथ्स का। और प्रेग्नेंट होने वाला पीरियड 24 मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट रह सकते हैं, ठीक है। और अगर अबॉर्शन होता है किसी में तो 6 मंथ्स का गैप लेके फिर वापस ट्राई करने के लिए बोलना है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या क्या रहते हैं फैमिली प्लानिंग मतलब आ, ऐसा अगर 24 वीक 24 मंथ अगर स्पेस लिया तो इसमें क्या है कि इफ प्रैक्टिस देन क्या है, होता है कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी कम हो जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है पहले बेबी का टेक केयर करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्गर हो जाता है। उसके बाद ये सब हो जाने के बाद क्या होता है, उसके बॉडी को खुद को नरिश करने के लिए या फिर उसके न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करने के लिए स्पेसिफिक टाइम मिल जाता है उसको। उसके बाद फैमिली और बच्चे को टाइम देने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है उनको, उसको बेबी को, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार होने के लिए भी मेंटली या फिर फिजिकली उसको टाइम मिल जाता है। अगर वो नहीं प्रैक्टिस करती है तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, या फिर मैटरनल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अभी न्यूबॉर्न को क्या क्या फायदा होगा कि न्यूबॉर्न जो पहला वाला या फिर दूसरा वाला भी जो है वो स्ट्रांग पैदा होगा, हेल्दी पैदा होगा, ब्रेस्ट फीड अच्छे से करेगा, न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेंगे, मदर बेबी का बॉन्डिंग बढ़ेगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, जो मतलब नया मतलब दूसरा होने वाला है उसका भी और पहले वाले का भी, ठीक है। और मदर आर बेटर एबल टू मीट द नीड्स ऑफ देयर न्यूबॉर्न, ठीक है। सो न्यूबॉर्न का जो नीड्स है वो उसको समझने के लिए, फिगर आउट करने के लिए भी मतलब वो स्पेस मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे अगेन डेथ्स का खतरा होता है, अगर नहीं होता है तो लो बर्थ वेट हो सकता है, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज रह सकता है, मदर बेबी का बॉन्डिंग नहीं होता, ठीक है। पोस्टपार्टम केयर में क्या क्या है कि पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग में क्या क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग के जो अनमेट नीड है वो हम लोग जब ये काउंसलिंग जब करते हैं तो वो फुलफिल हो जाते हैं। देन आप इस टाइम पे अगर काउंसलिंग करते हो तो वो मोर ज्यादा रिसेप्टिव रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप आप समझाओगे तो वो ज्यादा समझेगी देन आप बीच में कहीं पे समझाओगे, ठीक है। तो और दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि उसका फ्रिक्वेंट विजिट भी रहता है आपके इसमें, क्योंकि वो बच्चे का फॉलोअप रहता है, मदर का फॉलोअप रहता है, उस टाइम पे आप बताते रहोगे तो वो ज्यादा समझेंगे, ठीक है। वापिस वापिस एक चीज बताने से वो समझ में आता है। सो काउंसलिंग काउंसलिंग व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग अभी मैंने आपको एक अप्रोच बताया था, तो अप्रोच कैसे रखना है वो। तो काउंसलिंग एक आर्ट है, ठीक है। काउंसलिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर एंड क्लाइंट। इसको हम क्लाइंट बोलते हैं क्योंकि ये पेशेंट नहीं है, ठीक है। ये डिजीज नहीं है, ये कोई प्रेगनेंसी डिजीज नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, आप अपने को सिर्फ फैसिलिटेट करना रहता है उसको। तो टू वे कम्युनिकेशन, टू वे मतलब है क्या, ये कि वो भी बोल रही है तुम भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप ही भाषण देते जा रहे हो और वो सिर्फ सुन रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। काउंसलिंग इज वो भी बोल रही है आप भी बोल रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन मतलब नॉट जस्ट अ मोनोलॉग, इट इज अ डायलॉग, ठीक है। for the purpose of confirming or facilitation of a decision making by the client or helping the client to address a problem or concern। एक तो इसमें ये है कि काउंसलिंग इस चीज के लिए करते हैं हम कि उनको एक डिसीजन मेकिंग का ये आ जाए कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे, और दूसरा कि उनके जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह है, ये सारी चीजें एड्रेस करने के लिए हम लोग उसको ये करते हैं, ठीक है। अभी किसी भी रीजन से पोस्ट पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो रहा है तो उसको सबसे पहले तो आप प्यार से बात करोगे तभी आधा, मतलब आधा ये वॉर आप जीत चुके हो वहां पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि रीजन जानना है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन किस वजह से है। जैसे कि मैंने बोला जेंडर की वजह से है, तो आपको उसको ऐसे समझाना है कि ठीक है आजकल तो वैसे कुछ है नहीं, मतलब ठीक है आपके फैमिली के प्रेफरेंस अलग है लेकिन आप इतना टेंशन मत लो, आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लड़का लड़की ये सारी चीजें।
या फिर किसी और वजह से, जैसे फैमिली का प्रेशर हो या फिर जो भी हो, तो उसके पति को भी इन्वॉल्व करो उसमें, ठीक है। और देन अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे कि उनको आप अगर समझाओगे ऐसे कि ऐसा ऐसा हो रहा है फैमिली की वजह से इनको, तो इनको इससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है वगैरह वगैरह, तो वो भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी गैदर अप्रोच क्या है? गैदर अप्रोच पहले क्या है, जी मतलब ग्रीट, ग्रीट मतलब क्या कि ग्रीटिंग्स हम लोग देते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कसे आहेत तुम्ही, हाउ आर यू, ये सब करना है सबसे। उसके बाद ये सब कामली अपने को करना है और कंफर्टेबल उसको करना है। उसके बाद आपको ए से करना है आस्क। सबसे पहले आपका भाषण नहीं झाड़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको पूछना है कि आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, हाउ हाउ आर यू फीलिंग, कसं वाटतंय तुम्हाला, काय चाललंय मनामध्ये वगैरे वगैरे, तुम्ही बोलू शकता माझ्यासोबत, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका सब सुनने के बाद आपको उसको बताना है, जैसे उसका जो भी कंसर्न हो आपको बताना है। मतलब या तो आप आपने उसके बॉडी लैंग्वेज से कुछ समझा है, कुछ बोलने से, कम्युनिकेशन से समझा है, आपने जो पहले से डिसाइड किया है बोलने का, सब यहाँ पे बोल डालो, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो बोल रही है कि डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मतलब मुझे बहुत कैसे तो हो रहा है, डॉक्टर नहीं सॉरी सिस्टर, सिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही लो लग रहा है, बहुत ही है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए, ऐसे क्या कर रहे हैं आप, ये वो ऐसे नहीं, प्यार से बोलो उससे कि हाँ ये ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, कई लोगों को ऐसा होता है, आप बस थोड़ा स्ट्रेस मत लो, बेबी की तरफ ध्यान दो, थोड़ा अपना ध्यान डाइवर्ट करो, ये ऐसी चीजें, या फिर एक कोई स्पेसिफिक चीज है वो भी आप पूरा पोलाइटली उसको बोलेंगे, ठीक है। अभी एच से आपको हेल्प करना है, हेल्प हेल्प में मोस्टली आपको सॉल्यूशन देना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कोई एक्सरसाइज बता रहे हो आप, या फिर मेडिटेशन वाला कोई टेक्निक बता रहे हो, या फिर ऐसे ही कि किसी पेशेंट का आपको एक्सपीरियंस है कि इससे उसका कोप हुआ था, कोप अप हुआ था उसका डिप्रेशन, या फिर जो भी उसको लग रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद ई से एक्सप्लेन करना है कि ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, और देन आर से रिटर्न मतलब ये सारी प्रोसेस वापिस करनी, ठीक है। सो ये हो गया अप्रोच। गैदर अप्रोच, गैदर अप्रोच जो है वो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में भी फॉलो करना है, बट मोस्टली ये काम आता है पोस्टनेटल डिप्रेशन काउंसलिंग में, ठीक है। या फिर वो डिप्रेशन में ना जाए इसलिए अपने को करना है। अभी फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि वो वार्ड में आप बताने जाओगे तो वो कुछ बोलेगी नहीं, ठीक है, कि नहीं मुझे दूसरा बच्चा कब चाहिए, क्या चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, ये वो सारी चीजें। तो फैमिली प्लानिंग के लिए आप कोई ऐसा रूम ले लो जहाँ पे वो अकेली रहे, और उसके साथ आपको उसके पार्टनर को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि पार्टनर डिसीजन मेकर है इस चीज का, वो मेल पार्टनर उसका, ठीक है। तो उसको भी आपको इन्वॉल्व करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने ऑलरेडी बोला है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन, गुप्तता रखना है जो भी बोल रही हो, और जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल मतलब जैसे कि अगर वो बोल रही है कि मतलब वो ऐसे भी बोल रही है कि दो लड़कियां तीसरा चाहिए, तो आपको समझ में नहीं आता क्या, ऐसे कैसे, मतलब आजकल दो ही बच्चे होते हैं, ये वो ऐसा वैसा, जो भी है वॉटेवर, या फिर जो भी है उसका जजमेंटल कहीं पे नहीं होना है। या फिर वो ऐसे भी बोलेगी कि नहीं मैं एक साल बाद वापस चांस लूंगी, तो उस टाइम पे भी डोंट बी जजमेंटल, ओके, कि ऐसे कैसे, आपको समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं उससे बात करनी है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज यूज करो जो उसको समझ में आए, जहाँ पे वो लोकल डायलेक्ट होगा वो यूज करो, लोकल बोली भाषा जो होगी वो यूज करो। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी है, या फिर आपको मेडिकल लैंग्वेज यूज करनी है, आप या फिर आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी है, आप आपको अगर आती है लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट आता है, कोई नागपुर से है, कोई जलगांव से, खानदेश से है, तो उनको ऐसा आता है खानदेश से, खानदेश में ईरानी बोलते हैं, तो ईरानी अगर आपको आती है तो उसमें बोलो, क्योंकि उससे ज्यादा समझ में आएगा उसको, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको आपका की मैसेज क्या देना है, वो आप उस पे आओ, पहले वो नैरो डाउन करो, बाकी चीजें भी बताओ, लेकिन बी स्पेसिफिक कि आपको बताना क्या है, ताकि अगर आप बोलते रहोगे उसको पॉइंट ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ उस उनको एनकरेज करो, उनको प्रेरणा दो कि आप भी क्वेश्चन पूछो, आप जो वो बोल रहे हो आपको उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर उनको कुछ क्वेरीज है तो वो पहले ले लो, एंड देन उनके आंसर
सॉल्व करो पहले, एंड देन आपका जो आगे का भाषण है वो दे दो, ठीक है। उसके बाद आप अगर ऑडियो विजुअल दिखाएंगे, जैसे कि फैमिली प्लानिंग में जो मेथड्स है उसका ऑडियो विजुअल दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी कैसे बैठती है, या फिर कोई एनाटॉमिकल मॉडल है आपका, वो कैसे होता है, या फिर आपको बैरियर मेथड का भी उसको दिखाना है, विड्रॉल मेथड का दिखाना है वीडियो कोई, तो आप वो दिखा सकते हो। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव सैंपल दिखाने, प्रॉपर्टी कैसे दिखती है वो दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हैं। फीडबैक ले लो उससे, सब हो जाने के बाद, और की इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीट करो जाते जाते उसको, ठीक है। एंड मेक श्योर करो कि उनको सब समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मेन को इन्वॉल्व करने से क्या क्या फायदा होगा। वो फाइनल डिसीजन मेकर रहते हैं और वाइफ कंफर्टेबल फील करती है। उसके बाद उनको मतलब वाइफ को भी थोड़ा रिस्पेक्टेड लगता है कि चलो हम दोनों को लिया है साथ में, एंड देन वो दोनों साथ डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए ये है। सो अभी फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या क्या है। सो फैमिली प्लानिंग मेथड, सबसे पहले तो स्पेसिंग के लिए है कॉन्डोम्स, फिर ओसी पिल्स है, फिर आईयूसीडी है, टेम्पररी आईयूसीडी लगाते हैं, ईसी पिल्स भी है। देन सॉरी, स्पेसिंग के लिए कॉन्डोम्स, आईयूसीडी, ओसी पिल्स एंड लैम है। लैम मतलब क्या, लैक्टेशनल अमीनोरिया। एंड सिर्फ डिले, डिले मतलब जैसे कि न्यूली मैरिड कपल है, वो आपके पास आए और वो बोले कि हम लोग को 2 साल में चांस लेना है, तब तक हम लोग को मतलब सारी चीजें ये करनी। ऋतिका प्लीज लिहू नका याच्यावर, तुम्ही पेनने लिहिताय स्लाइडवर. सो कॉन्डोम, ओसीपिल्स, आईयूसीडी एंड ईसीपिल्स. एंड परमानेंट जो फ्यूचर प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए क्या क्या है, फीमेल स्टरलाइजेशन है, मेल स्टरलाइजेशन है, या फिर आईयूसीडी. ठीक है, आईयूसीडी भी परमानेंट हम लगा सकते हैं, जब तक फर्टाइल एज है तब तक हम लोग लगा सकते हैं. और फीमेल और मेल, मेल में वैसेक्टोमी होता है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, या फिर ट्यूबल लाइगेशन होता है. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं, आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो दैट्स इट फॉर टुडे. किसी को कुछ पूछना है पीपीएच और पोस्टपार्टम केयर एंड फॅमिली प्लॅनिंग पे. सो ISUD काय होतं शेवटचं? एक मेल स्टरलायझेशन, फिमेल स्टरलायझेशन आणि लास्ट काय होतं ते? आययूसीडी. हा, काय आहे ते? आययूसीडी आपण जे कॉपर्टी लावतो ते इंट्रा युटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्ह डिव्हाइस. ओके ओके, थँक्यू प्रॉपर्टी जे सर. लावतो ना, हा तेच. परमानंट वाले पण आपण लावतो. म्हणजे परमानंट म्हणजे कसं की आपण जोपर्यंत फर्टाईल एज आहे, जोपर्यंत मेनोपॉज होत नाही तोपर्यंत काही असतात, आणि ते मग आपण रिमूव्ह करतो. मिळतात का काही? सॉरी. असं म्हणजे मी ऐकलं नाही अजून, असं मिळतं का काही, म्हणजे असे हो हो प्रॉपर्टी? हो 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 मिळतात. काही असे असतात की त्यांना रिप्लेस करावे लागतात काही वर्षाने. ओके But ओके. yes, there are properties which will which available की ते जास्त काळ आपण ठेवू शकतो. हा Thank you. प्रश्न तुम्ही तुमच्या सरांना पण विचारू शकता, ते दाखवू शकतील तुमच्याकडे असेल तर, हा, तुमच्याकडे किंवा असेल. तुमच्या फार्मामध्ये असेल तर ते दाखवू शकतील तुम्हाला. म्हणजे काय, ओके मॅम. अजून कोणाला काही विचारायचं है, किसी को कुछ पूछना है? और इसका आप जब डेमो देखोगे ना, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग पीपीएच मैनेज करते हैं, या फिर बाकी चीजें कैसे है. ठीक है, अपना कॉन्डम टेम्पोनेट कैसे है, फिर कंप्रेशन कैसे देते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी. इसमें अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो होल्ड ट्यूसडे तक, और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद, तब आप पूछना, जरूर पूछना. बट अगर उस पे क्वेश्चन है तो प्लीज होल्ड. बट अदरवाइज आपको कुछ थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. ओके. सो आई होप मतलब साइलेंस है तो सब समझ में आया सभी को. एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग. मैं सिर्फ वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ मीटिंग, बिकॉज मेनी पीपल are talking on unmute, and I don't know on mute how whom are paying attention and whom are not. So please pay attention, because ये आपको वापस नहीं मिलेगा. और आपका जब एग्जाम आएगा ना, तब आप हमको 10 बार फोन करोगे कि सर ये नहीं हुआ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी समझ के नहीं लोगे तो कभी भी नहीं समझ में आएगा फिर, एंड देन एग्जाम के टाइम बहुत इनकन्वीनियंस होगा आपका.
सर्टिफिकेट चाहिए ना सबको, हाँ सर। तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम। एंड मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत बोर हो रहा है तो प्लीज लीव द मीटिंग, बट देन जबरदस्ती आपको खुद को स्ट्रेच मत करो। आपको वापस या फिर वापस देख लेना, या फिर वापस मुझे कभी पूछ लेना कि ये क्या था सर, लेकिन मेरा भी, मुझे भी डिस्टर्ब मत करो, एंड देन आपका टाइम भी वेस्ट मत करो। ओके। और अब और अभी आप आपके मन का राज कर रहे हो, यू आर नॉट ओपनिंग द वीडियो, विच इज वेरी इंसल्टिंग फॉर अस, बोथ ऑफ अस। लेकिन जब आपकी एग्जाम रहेगी तो ऐसा नहीं चलेगा, सबको आपका मुख दर्शन करना ही पड़ेगा। एग्जामिनर को पता ही चाहिए कि आरती झनकार कैसी दिखती है, शीतल कैसी दिखती है, रुतिका कैसी दिखती है, सोनल जाधव कैसी दिखती है, शशिकला पिल्ले, ललिता गांगुर्डे, शीतल भालेराव, अपूर्वा, निकिता पाटोळे पोटाळे, श्रुति, ये सब कैसे दिखते हैं वो एग्जामिनर को जरूर पता होना चाहिए कि आप कितनी प्यारी है और कितना अच्छा आप आंसर करती हो, समझे? तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन आप एग्जाम को तो ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो एवरीबडी हैज टू ओपन द वीडियो एंड एटलीस्ट ग्रीट अस और से मैनर्स एटिकेट्स, तो भी आपने कुछ तो रखना चाहिए। मुझे बहुत ही दर्द लगता है। और आप क्या कुछ इंटरनल या कोई विलेज से नहीं आ रहे, आप प्रोमिनेंट मेट्रो सिटीज से आ रहे हैं। ओके, नासिक है, पुणे है, हाँ पुणे के लोग भी हैं, अपना सुंदर मुखड़ा नहीं दिखा रहे हैं, इट्स वेरी सैड। ओके, बम्बई है, थाने है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब है कि हम आपके घर पे मेहमान बन के आए हैं और आपने दरवाजा बंद कर लिया है और बंद दरवाजे से हमसे बात कर रहे हैं। ऋतिका, बरोबर आहे का? म्हटलं तुला तुला आवडेल का असं कोणी आणि तुझ्या आणि कोणी मी आलं पहिल्याच आणि याच्यामध्ये सांगितलं होतं की यू विल हॅव टू बी ऑन व्हिडिओ ओनली। मैंने पहले ही मीटिंग में बता दिया था, यू विल हैव, बिकॉज क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए अगर मैं आपको आपके सामने बैठा रहता और आप जैसे स्कूल में जैसे बच्चे बैठते हैं वैसे बेंचेस पे अगर बैठे रहते तो फिर आप ना सो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट सेम वे अगर हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो यू शुड बी ओपनिंग योर वीडियो, बिकॉज ये इंटरेक्शन एक जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट, बट देन एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका वीडियो ऑन रहेगा तो मुझे भी लगेगा कि यस समवन इज लिसनिंग टू मी। अभी वीडियो ऑफ है तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। कोई कोई विंडो तो अभी अनम्यूट पे थे, तो इसलिए मुझे समझ में आया कि वो बाद में मतलब बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, तो मतलब वो मुझे सुन ही नहीं रहे थे। बट आप म्यूट पे हो, मुझे पता नहीं, या फिर आपका वीडियो क्लोज है, आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो इसलिए प्लीज एवरी टाइम कीप योर वीडियो ऑन, आपको वो हैबिट भी हो जाएगा, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है। और आपको दूसरी, पार्टिसिपेट करना भी बहुत ही जरूरी है। हाँ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ इंटरैक्ट, कुछ लोग ही है जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अग्रवाल हॉस्पिटल है जो बहुत अटेंटिव रहता है। अदरवाइज बाकी लोग मतलब ना तो क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर मैं जब उनको क्वेश्चन पूछता हूँ तब भी खुद को अनम्यूट करके बताते नहीं कुछ। अभी केयर हॉस्पिटल पहले दिन बहुत ही प्रॉम्प्ट था, वंडरफुल अटेंडेंस, सबने बहुत एक साथ हमको उनका कोरम दिखाया, लेकिन उसके बाद हमने एक भी चेहरा नहीं दिखाया। मुझे एक भी कोई भी याद नहीं है कि मैंने केयर हॉस्पिटल से स्माइल करते हुए दिखता है। ओके, तो ये मैसेज कन्वे होना चाहिए। कौन है केयर? श्रुति केयर हॉस्पिटल से है, तो आप प्रीति सर को ये बताना कि मैं ये कह रही थी। ओके, फिर फड़के हॉस्पिटल भी नया नया बहुत ही आंसर करते थे और पार्टिसिपेट करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड। और एक बात मुझे आप सबसे कहनी है, वंस मोर दिस इज अ रिमाइंडर। देखो, हम भी नहीं चाहते कि आपका एक्स्ट्रा टाइम ले ले और आपको ये प्रेशराइज करके आपके छोटे से भेजे में इतना सारा डाल दे, क्योंकि आपको ज्यादा काम भी रहता है। यू आर ऑन ड्यूटी, जो हम दोनों भी रहते हैं। सर भी अलग तरह हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैं भी करती हूँ। मुझे इसके बाद, मैं सुबह 7 बजे आई हूँ और अभी मेरे 2 आवर्स मैंने इधर दिए हैं, इसलिए मेरे को एक्सटेंड करना है, तो मुझे 6 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। तो मैं भी बोर हो चुकी होती है, लेकिन आई हैव टेकन
चैलेंज दैट नहीं मैं आप सबको सिखाऊंगी। हाँ, आप सबको मतलब जो भी कोई मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा उनको उनको मैं जरूर सिखाऊंगी। अभी आप सब आपके ओनर्स को बताएंगे कि डे 1 यानी कि बहुत बहुत पहले, यानी कि 3-4 हफ्ते पहले मैंने आप सबके बॉसेस को यानी सबके ओनर्स को एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप भेजा था। उसमें मैंने लिखा था कि आप मुझे हाँ या ना बताओ कि ये डेज आपको पसंद है या नहीं, और या नहीं हो तो बताओ कौन से है। हाँ, तो अभी मुझे सब मैसेजेस आ रहे हैं कि हमको 1 से 3 टाइम नहीं मिलता, हमारा ओपीडी रहता है, हमारा आईपीडी रहता है। तो अभी ये मैं कुछ नहीं कर सकती, हमारे भी हाथ और टाइम बंधा हुआ है। ओके। और दूसरी बात ऐसी है कि हमें फॉक्सी ने बताया है कि आपके बैच को एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके जल्दी से खत्म कर दे, इसलिए हमने ये सैटरडे का लिखा है। नहीं तो हम सिर्फ हफ्ते में 2 बार लेते हैं, एक रिवीजन और एक मेन क्लिनिकल लेक्चर। तो हम आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप भी उसका उस वक्त दे रहे हैं, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन ये सब आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक बात ध्यान में रखो कि आपके हॉस्पिटल ने उसके लिए पैसा भरा है, तो अगर पैसा भरा है तो यू हैव टू स्टैंड टू इट, तुमको सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। तो 1-2 सिस्टर ने अगर अटेंड किया तो बाकी को वो सिखाएगी। तो हमको बताना है आपने कि हाँ मैं अकेली हूँ, मुझे ये बाद में सिखाना है, आप हमको गाइड करो। अगर हम नहीं बोले तो ठीक है, लेकिन आपका उतना भी कोऑपरेशन आता नहीं है और आपके हॉस्पिटल में से फोन आता है कि नहीं हमको ये टाइमिंग सूट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होगा। तो अभी तुम्हारे लास्ट 2 लेक्चर रह गए, एक ट्यूसडे को रिवीजन रहेगा आज का, और फिर अगला फ्राइडे सैटरडे विल बी द लास्ट लेक्चर। उसके बाद अगर आपने मुझे या मैं सर को कांटेक्ट किया तो ही हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मंजित सर आपका क्या कहना है? हाँ, यस। हाँ, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको ये नहीं आता है ये ले लो तो ही लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। आपको सीधा फॉक्सी को फेस करना पड़ेगा। इधर हम बहुत प्यार से बात करते हैं, वो उधर ऐसा नहीं करते। एक हॉल में सबको रखते हैं, एक लैपटॉप रखते हैं और फटाफट क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उस 15 मिनट में आपने जवाब नहीं दिया तो आपको 0 मिलता है। तो प्लीज बी सीरियस, और हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसको आप बढ़ावा दे दो, हमको एनकरेज करो। हाँ, हमको बहुत गर्व है ये बैच पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे इधर एनरोल हो गए, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। लेकिन आपके सर मैडम भी प्राउड होना चाहिए कि हाँ मेरे स्टाफ ने कुछ तो किया है। ये भाषण नहीं है, काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ तो लगता है, इसलिए मैं आपको प्यार से बता रही हूँ। ओके। तो अभी नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी द रिवीजन ऑफ यस्टरडे एंड टुडे, वी विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स। और फिर अगले यानी कि 25 और 26 और 27 विल बी द लास्ट लेक्चर। तब तक आप आपके हॉस्पिटल का स्टाफ मीटिंग लेना और क्वेश्चंस लिख के लेना कि आपको हमसे क्या पूछना है, फिर हम आपको गाइड करेंगे। ओके। आपके सर मैडम से जरूर बात करना कि आपको कौन से टाइम पे क्या चाहिए, तो हम उस टाइम पे भी आपको सर्व करेंगे। ठीक है। ओके। और एक और रिमाइंडर कि सेल्फ असेसमेंट का 3 हॉस्पिटल का बचा है, सवास हॉस्पिटल का भी बचा है, 4 हॉस्पिटल का। तो प्लीज एक बार सर से बात करके मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हो, संडे को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके बाय, थैंक यू सो मच अश्विनी, थैंक यू गोरेटी, थैंक यू ऋतिका, थैंक यू पूनम शर्मा, थँक यू सो मच कल्याणी, थँक यू। आणि 83552827 शेवटपर्यंत नाव नाही लिहिलं, त्या दोघी नुसत्या गोड गोड हसतायत, त्यांना थँक्यू। ओके, निळ्या ड्रेस मधल्या ज्या गोड गोड हसतायत त्यांना थँक्यू। बाय, सर एंड करा।